नमस्कार दोस्तों, मैं सोहन गुप्ता आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल माँ महेश्वरी बीएससी कोचिंग क्लासेज में स्वागत करता हूँ। आज कार्बोहाइड्रेट की तीसरी वीडियो यानी पार्ट 3 में मैं आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण कार्बोहाइड्रेटों जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, स्टार्च, सेल्यूलोज आदि की कुछ डीपली जानकारी, इनकी संरचना तथा इनके अन्य नाम बताएंगे। इनके ये नाम हम जानते हैं, लेकिन इसके अलावा भी इनके कुछ अन्य नाम होते हैं जो पेपरों में तथा कंपटीशन एग्जामों में पूछ लिए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट टॉपिक के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी बताएंगे तथा कार्बोहाइड्रेट टॉपिक की पहली वीडियो यानी पार्ट फर्स्ट में हमने आप लोगों को इसका पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट, इसकी बेसिक डेफिनेशन और इसके पूरे एग्जाम्पल बताए थे। कार्बोहाइड्रेट टॉपिक की दूसरी वीडियो यानी पार्ट 2 में हमने आप लोगों को कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन वर्गीकरण बताया था। यदि हम थोड़ा रिवीजन करवाएं तो कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन वर्गीकरण दो आधारों में किया जा सकता है। नंबर 1 भौतिक गुणों के आधार पर, नंबर 2 रासायनिक गुणों के आधार पर। भौतिक गुणों के आधार पर कार्बोहाइड्रेट दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 शर्करा जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज। नंबर 2 अशर्करा जैसे स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, इन्युलिन आदि। तथा आज कार्बोहाइड्रेट टॉपिक की तीसरी वीडियो यानी पार्ट 3 में हम कुछ मुख्य कार्बोहाइड्रेटों जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, स्टार्च, सेल्यूलोज की कुछ डीपली जानकारी, इनकी संरचना, इनके अन्य नाम तथा कार्बोहाइड्रेट के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बताएंगे। यदि विभिन्न कार्बोहाइड्रेटों की बात की जाए तो इनमें से ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का यूज गर्मियों में बहुत ज़्यादा करते हैं और उसे आप लोग जानते भी होंगे। फ्रक्टोज की बात की जाए तो ये फलों में पाए जाने वाला शर्करा कार्बोहाइड्रेट है। फलों में जो मिठास होती है वो फ्रक्टोज कार्बोहाइड्रेट के कारण होती है। उसकी बात की जाए तो जो दैनिक जीवन में हम शक्कर और चीनी का यूज करते हैं वो सुक्रोज कार्बोहाइड्रेट होती है। सुक्रोज कार्बोहाइड्रेट को ही शक्कर या चीनी कहते हैं। लैक्टोज की बात की जाए तो ये दूध में पाया जाता है। साधारण दूध, यदि हम दूध में शक्कर और चीनी न डालें तो भी इसमें थोड़ी मिठास पाई जाती है, वो थोड़ा मीठा होता है और इसमें ये मिठास लैक्टोज कार्बोहाइड्रेट के कारण पाई जाती है। तथा कार्बोहाइड्रेट हमें प्रकृति में मुख्य रूप से पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं तथा पेड़ पौधों से कार्बोहाइड्रेट के अलावा प्रोटीन तथा खनिज लवण भी प्राप्त होते हैं। प्रकृति में पेड़ पौधे प्राथमिक या प्रथम उत्पादक होते हैं। पेड़ पौधों से खनिज तत्वों के अलावा सजीवों को और भी चीजें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होती हैं। यदि खाद्य पदार्थों की बात की जाए तो हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं। तथा एक चीज आप लोग याद रखना, ये बहुत मोस्ट है कि प्रकृति में प्राथमिक तथा मूल स्रोत पेड़ पौधों को माना गया है। तो इनमें से पहला कार्बोहाइड्रेट है ग्लूकोज। तो पहला कार्बोहाइड्रेट है ग्लूकोज। अब देखते हैं ग्लूकोज की कुछ समान जानकारी। तो नंबर 1 पहला अणु सूत्र या आणविक सूत्र कि ग्लूकोज का अणु सूत्र कितना होता है। तो इसका अणु सूत्र होता है C6H12O6। यानी ग्लूकोज की संरचना में 6 कार्बन परमाणु, 12 हाइड्रोजन परमाणु और 6 ऑक्सीजन परमाणु उपस्थित होते हैं। बिंदु है मुख्य तथा अन्य नाम। इसके मुख्य नाम की बात की जाए तो इसका मुख्य नाम ग्लूकोज होता है, जैसा सभी लोग जानते हैं। लेकिन इसे ग्लूकोज नाम क्यों दिया गया तो इसका रीजन है ग्लूकोज ग्रीक भाषा का शब्द होता है तथा ग्रीक भाषा में ग्लूकोज का अर्थ होता है मीठा तथा ग्लूकोज एक शर्करा कार्बोहाइड्रेट होता है और शर्कराएं स्वाद में मीठे होते हैं, इसलिए इसका मुख्य नाम ग्लूकोज दिया गया।
इसके अन्य नाम की बात की जाए तो इसका एक अन्य नाम है द्राक्ष शर्करा। लेकिन इसे द्राक्ष शर्करा क्यों कहते हैं? तो ग्लूकोज पके हुए अंगूरों में प्रचुर मात्रा में 20 से 30% पाया जाता है तथा पके हुए अंगूरों को द्राक्ष कहते हैं। और ये एक शर्करा कार्बोहाइड्रेट होता है, इसीलिए इसका एक नाम द्राक्ष शर्करा भी है। इसका एक नाम होता है डेक्सट्रोज। इसे डेक्सट्रोज क्यों कहते हैं? क्योंकि प्राकृतिक ग्लूकोज दक्षिण घूर्णक डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, इसलिए इसे डेक्सट्रोज कहते हैं। डेक्सट्रोज शब्द डेक्स्ट्रो रोटेटरी से बना है, इसलिए इसके दक्षिण घूर्णक होने के कारण इसे डेक्सट्रोज भी कहते हैं। तो ये थे इसके सभी नाम। तथा ये दक्षिण घूर्णक पदार्थ क्या होते हैं? तो पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, नंबर एक घूर्णक और नंबर दूसरा अघूर्णक। वे पदार्थ जो साधारण प्रकाश जैसे सूर्य के प्रकाश, मोमबत्ती, बल्ब के प्रकाश के तल को बाईं ओर या दाईं ओर घुमा देते हैं, घूर्णक पदार्थ कहलाते हैं। तथा जो पदार्थ साधारण प्रकाश के तल को किसी ओर नहीं घुमाते, अघूर्णक पदार्थ कहलाते हैं। अब वाम घूर्णक, दक्षिण घूर्णक, तो वे घूर्णक पदार्थ अर्थात प्रकाश के तल को घुमाने वाले हों, वे घूर्णक पदार्थ जो प्रकाश के तल को बाईं ओर घुमा देते हैं, वाम घूर्णक पदार्थ कहलाते हैं। तथा जो प्रकाश के तल को दाईं ओर घुमा देते हैं, दक्षिण घूर्णक पदार्थ कहलाते हैं। तो ग्लूकोज कैसा होता है? ये दक्षिण घूर्णक पदार्थ होता है और इसी आधार पर इसे डेक्सट्रोज भी कहते हैं। तथा बताने को बहुत चीजें हैं, जैसे ये साधारण प्रकाश और असाधारण प्रकाश क्या होता है। तो किसी प्रकाश स्रोत से जब हमें सीधे प्रकाश प्राप्त होता है, तो प्रकाश स्रोत से प्राप्त होने वाले इस सीधे प्रकाश को साधारण प्रकाश कहते हैं। जैसे सूर्य से प्राप्त होने वाला प्रकाश, मोमबत्ती, बल्ब से प्राप्त होने वाला प्रकाश, इन सभी प्रकाशों को साधारण प्रकाश कहते हैं। तथा जब किसी प्रकाश स्रोत से प्राप्त होने वाले प्रकाश को किसी यंत्र जैसे पोलेराइट, टूरमेलिन, द्विअक्षीय क्रिस्टल से होकर गुजारा जाता है, तो इन यंत्रों से निर्गत प्रकाश को असाधारण प्रकाश कहते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य है, किसी भी प्रकाश स्रोत से प्राप्त प्रकाश साधारण प्रकाश होता है तथा साधारण प्रकाश को कुछ यंत्रों जैसे पोलेराइट, टूरमेलिन, द्विअक्षीय क्रिस्टल से गुजारने पर इन यंत्रों से प्राप्त प्रकाश असाधारण प्रकाश होता है। साधारण प्रकाश, असाधारण प्रकाश की बहुत सारे गुण हैं। अभी हमें मेन कार्बोहाइड्रेट टॉपिक पढ़ना है। हम लाइव टॉपिक पर एक अलग से वीडियो बना देंगे और आप वहां से उसे देख सकते हैं। अब यदि ग्लूकोज के प्राप्ति के स्रोत देखे जाएं कि ग्लूकोज हमें कहां से प्राप्त होता है, तो ग्लूकोज के प्राप्ति के स्रोत हैं नंबर एक मीठे फलों से। चूंकि ग्लूकोज एक शर्करा है जो स्वाद में मीठा होता है, तो हमें सभी मीठे फलों से ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। नंबर दूसरा, शहद में ग्लूकोज प्रचुर मात्रा में उपस्थित होता है। नंबर तीसरा, कुछ पौधों की जड़ों में तथा पौधों में सभी कार्बोहाइड्रेट तथा इनके अलावा विटामिन, खनिज लवण और भी सारे पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। चौथा है मधुमेह, शुगर के रोगियों के रक्त में।
इसका ये चौथा पॉइंट बहुत मोस्ट है। पेपर में ऑब्जेक्टिव पूछ लेता है कि शुगर मधुमेह के रोगियों के रक्त में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है तथा इनके रक्त में ग्लूकोज की 0.30% से लेकर 10% तक मात्रा पाई जाती है। तो ये थे ग्लूकोज के प्राप्ति के स्रोत। अब देखते हैं ग्लूकोज के गुण। तो अब देखते हैं ग्लूकोज के गुण कि इसके गुण कौन कौन से होते हैं। तो नंबर 1 ये क्रिस्टलीय होता है तथा हम आप लोगों को पहले बता चुके हैं कि क्रिस्टलीय पदार्थ कौन होते हैं और अक्रिस्टलीय पदार्थ कौन होते हैं। नंबर 2 ये रंगहीन होता है अर्थात इसमें कोई रंग नहीं पाया जाता। नंबर तीसरा गुण है इसका गलनांक 86 डिग्री सेल्सियस होता है। नंबर चौथा ये स्वाद में मीठा होता है तथा हमने आप लोगों को बताया था ग्लूकोज एक शर्करा कार्बोहाइड्रेट है और शर्करा स्वाद में मीठे होते हैं अतः ग्लूकोज भी स्वाद में मीठा होता है। अगला गुण ये जल में विलय होता है। छठवां गुण इसके विलयन का विशिष्ट घूर्णन प्लस 113 डिग्री होता है लेकिन इसके विलयन को कुछ समय तक रखा रहने दिया जाए तो इसका विशिष्ट घूर्णन परिवर्तित होकर प्लस 52.5 डिग्री पर स्थायी हो जाता है। ये जो पदार्थ वाम गुणक होते हैं उनके कोण को माइनस से प्रदर्शित करते हैं तथा जो पदार्थ दक्षिण गुणक होते हैं उन्हें तथा उनके कोण को धन चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। मेन चीज है पेपर में इसके ऑब्जेक्टिव पूछ लिए जाते हैं कि इसका गलनांक कितना होता है। तो ये आप लोगों को याद रखना होगा कि इसका गलनांक 86 डिग्री सेल्सियस होता है। नंबर दूसरा ग्लूकोज का विशिष्ट घूर्णन कितना होता है। तो इसका विशिष्ट घूर्णन 113 डिग्री होता है लेकिन जब पेपर में पूछे कि इसका स्थायी विशिष्ट घूर्णन कितना होता है तो आंसर होगा प्लस 52.5 डिग्री। तो ये थे ग्लूकोज के गुण। तो ग्लूकोज में अगला बिंदु है 5वां पॉइंट ग्लूकोज की स्ट्रक्चर कि इसकी संरचना क्या होती है। ग्लूकोज की संरचना की बात की जाए तो वैज्ञानिकों ने ग्लूकोज की कई प्रकार की संरचनाएं प्रस्तावित की हैं जैसे ग्लूकोज की ओपन चेन स्ट्रक्चर, खुली श्रृंखला संरचना, ग्लूकोज की चक्रीय संरचना, ग्लूकोज की पायरेरोज संरचना। हम आप लोगों को ग्लूकोज की 2 प्रकार की संरचनाएं बताएंगे। नंबर 1 पहली ओपन चेन स्ट्रक्चर और दूसरी ग्लूकोज की पायरेरोज संरचना। ये संरचनाएं पेपर में बहुत पूछी जाती हैं और इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो ग्लूकोज की पहली संरचना है ओपन चेन स्ट्रक्चर यानी खुली श्रृंखला संरचना। इसे विवृत श्रृंखला संरचना या विवृत श्रृंखला सूत्र भी कहते हैं। हमें इसके तीनों नाम पता होने चाहिए, खुली श्रृंखला संरचना या विवृत श्रृंखला संरचना या विवृत श्रृंखला सूत्र। इसे विवृत श्रृंखला संरचना इसलिए कहते हैं क्योंकि खुले के लिए विवृत शब्द का यूज किया जाता है और बंद के लिए संवृत शब्द का यूज किया जाता है। संवृत का मतलब बंद होता है और विवृत का मतलब खुला होता है, इसलिए इसकी खुली श्रृंखला संरचना को विवृत श्रृंखला संरचना भी कहते हैं। तथा ग्लूकोज की संरचना पढ़ने से पहले हमें ग्लूकोज के अणु सूत्र, इसका संरचना सूत्र भी पता होना चाहिए। हम आप लोगों को पहले भी ग्लूकोज का अणु सूत्र और इसका संरचना सूत्र बता चुके हैं। एक बार फिर देख लेते हैं कि ग्लूकोज का अणु सूत्र कितना होता है, C6H12O6 तथा ग्लूकोज का संरचना सूत्र कितना होता है, तो इसका संरचना सूत्र होता है CH2OH CHOH का होल 4 CHO तथा इसे इस प्रकार भी ले सकते हैं कैसे, CH2OH और इन 4 CHOH इकाइयों को इस प्रकार लिखा जा सकता है CH2OH CHOH CHOH, 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 CHO तथा
तथा इस सूत्र में ग्लूकोज की 4 CHOH इकाइयों को अलग अलग करके लिख दिया है तथा ग्लूकोज के इस संरचना सूत्र के आधार पर ही ग्लूकोज की खुली श्रृंखला संरचना या विवृत श्रृंखला संरचना प्रदर्शित की जाती है। तो ये है ग्लूकोज की ओपन चेन स्ट्रक्चर CHO, CHOH, 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 CH2OH। ग्लूकोज की इस संरचना में 6 कारण परमाणु परस्पर आपस में जुड़कर इसकी ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाते हैं तथा इस संरचना को और अधिक डीपली प्रदर्शित किया जाए तो इसे इस प्रकार भी प्रदर्शित किया जा सकता है। हम इस संरचना में दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें कारण परमाणु से जुड़े हाइड्रोजन समूह और हाइड्रोक्सी समूह के विन्यास को प्रदर्शित कर सकते हैं कि ये किस स्थिति में जुड़े होते हैं। जैसे इसमें CHO तो ऊपर तो CHO ही रहता है, दूसरे कारण परमाणु से जुड़ा हाइड्रोजन परमाणु बाईं ओर और हाइड्रोक्सी समूह दाईं ओर होता है, तीसरे से बाईं ओर हाइड्रोक्सी समूह और दाईं ओर हाइड्रोजन समूह जुड़ा होता है, चौथे कारण परमाणु से बाईं ओर हाइड्रोजन समूह तथा दाईं ओर हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा होता है, पांचवें कारण परमाणु से बाईं ओर हाइड्रोजन और दाईं ओर हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा होता है और सबसे नीचे इसी प्रकार CH2OH का अणु जुड़ा होता है। चौथे और पांचवें कारण परमाणु से जुड़े हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सी समूह की स्थिति समान होती है, अर्थात चौथे और पांचवें कारण परमाणु से जुड़े हाइड्रोजन समूह बाईं ओर तथा हाइड्रोक्सी समूह दाईं ओर होते हैं। तथा ग्लूकोज की इस संरचना को यदि इसके अणु सूत्र और संरचना सूत्र के आधार पर देखा जाए, ग्लूकोज का अणु सूत्र होता है C6H12O6। इसके अणु सूत्र में 6 कार्बन परमाणु, 12 हाइड्रोजन परमाणु और 6 ऑक्सीजन परमाणु होते हैं। यदि इसकी संरचना में देखें तो इसमें 6 कार्बन परमाणु 1, 2, 3, 4, 5, 6 उपस्थित हैं, 12 हाइड्रोजन परमाणु तथा 6 ऑक्सीजन परमाणु होते हैं तथा इसमें कार्बन परमाणु को नंबरिंग भी दे सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 तथा संरचना सूत्र के आधार पर देखें तो इसमें CH2OH, CHOH44, CH2OH, CHOH का होल 4, CHO होता है। तो इसमें CH2OH का अणु सबसे नीचे तथा CHO एल्डिहाइड समूह सबसे ऊपर जुड़ा होता है और बीच में 4 CHOH इकाइयां होती हैं, 1, 2, 3, 4। तो ये ग्लूकोज की ओपन चेन स्ट्रक्चर इसके अणु सूत्र और संरचना सूत्र के अनुसार होती है, जिसमें इसके अणु सूत्र और संरचना सूत्र दोनों का पालन होता है। तथा पेपरों में ग्लूकोज की ये संरचना बनाते हैं क्योंकि इस संरचना में कार्बन परमाणु से जुड़े हाइड्रोजन समूह और हाइड्रोक्सी समूह का विन्यास प्रदर्शित होता है, अतः पेपर में ये संरचना बनाना बेस्ट होता है। अब यदि ग्लूकोज की संरचना को कार्बोहाइड्रेट की परिभाषा के अनुसार देखें तो कार्बोहाइड्रेट की परिभाषा क्या होती है? हमने आप लोगों को कार्बोहाइड्रेट की पहली वीडियो पार्ट फर्स्ट में इसकी परिभाषा बताई थी कि कार्बोहाइड्रेट वे शर्करा पदार्थ होते हैं जिनमें पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन समूह होता है। पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब अनेक OH समूह। यदि ग्लूकोज की संरचना में देखें तो इसमें अनेक OH समूह हाइड्रोक्सी समूह होते हैं तथा इसके साथ इसमें एल्डिहाइड समूह उपस्थित होता है, यानी यह पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होता है। यानी
ग्लूकोज में कार्बोहाइड्रेट की परिभाषा का पालन होता है, लेकिन चूंकि ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है तो नॉर्मल सी बात है ग्लूकोज की जो संरचना है वो कार्बोहाइड्रेट की परिभाषा के अनुसार ही होगी। तथा चूंकि ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह CHO समूह होता है, इसलिए ग्लूकोज को एल्डोस भी कहते हैं। तथा वे कार्बोहाइड्रेट जिनमें कीटोन समूह होता है उन्हें कीटोस कहते हैं। एक तथा पेपरों में और कंपटीशन एग्जामों में ग्लूकोज की संरचना से संबंधित अनेक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जैसे ग्लूकोज में कितने कार्बन परमाणु होते हैं। तो कितने होते हैं? 6 कार्बन परमाणु होते हैं। इसमें कितनी CHOH इकाइयां होती हैं? तो कितनी 4 CHOH इकाइयां होती हैं। ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह होता है कि कीटोन समूह होता है? तो ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह होता है। और पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन सा अणु ग्लूकोज की संरचना उपस्थित होता है। तो उसमें हमें 3 अन्य अणु दे दिए जाएंगे और एक विकल्प में CH2OH का अणु होगा। तो इसमें कौन सा आंसर सही होगा? CH2OH का अणु उपस्थित होता है। तथा एक विकल्प और पूछ लिया जाता है जो बहुत ही मोस्ट है कि ग्लूकोज की संरचना में कितने OH समूह या हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित होते हैं। और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट है। तो इसका आंसर है ग्लूकोज की संरचना में 5 OH समूह या हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित होते हैं। 1 2 3 4 5। तथा ये OH हाइड्रोक्सी समूह के रूप में नहीं बल्कि कार्बन के साथ एल्डिहाइड समूह के रूप में उपस्थित होता है। ये मोस्ट है जो हमने आप लोगों को बताया कि ग्लूकोज की संरचना में 5 OH समूह या हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित होते हैं। तथा ये वाला OH हाइड्रोक्सी समूह के रूप में नहीं बल्कि कार्बन के साथ एल्डिहाइड समूह के रूप में उपस्थित होता है। तो ये थी ग्लूकोज की पहली संरचना, ओपन चेन स्ट्रक्चर। तथा ग्लूकोज की संरचना में हम आप लोगों को एक चीज और बता दें कि ग्लूकोज को डी ग्लूकोज, स्मॉल डी या कैपिटल डी ग्लूकोज भी लिखा जाता है या कहा जाता है। तथा इसे डी प्लस ग्लूकोज भी कहा जाता है। तो इसे डी ग्लूकोज क्यों कहते हैं? तो हमने आप लोगों को बताया था कि पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं, एक घूर्णक पदार्थ और एक अघूर्णक पदार्थ। वे पदार्थ जो साधारण प्रकाश के तल को दाईं ओर या बाईं ओर घुमा देते हैं घूर्णक पदार्थ कहलाते हैं, और जो साधारण प्रकाश के तल को किसी ओर नहीं घुमाते अघूर्णक पदार्थ कहलाते हैं। अर्थात तल को घुमाने वाले घूर्णक और ना घुमाने वाले अघूर्णक। तथा घूर्णक पदार्थों को डी चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है और इन्हें डी श्रेणी के पदार्थ माना जाता है, और अघूर्णक पदार्थों को एल चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है और इन्हें एल श्रेणी के सदस्य माना जाता है। तथा और इसे नामकरण की एलडी पद्धति कहते हैं। इसीलिए ग्लूकोज को डी ग्लूकोज या कैपिटल लिख दो डी ग्लूकोज कहते हैं या फिर लिखा जाता है। अब इसे डी प्लस ग्लूकोज क्यों कहते हैं? तो घूर्णक पदार्थ भी 2 प्रकार के होते हैं, वाम घूर्णक और दक्षिण घूर्णक। दक्षिण घूर्णक पदार्थों के लिए प्लस चिन्ह का उपयोग करते हैं और इन्हें प्लस चिन्ह से दर्शाते हैं, तथा वाम घूर्णक पदार्थों के लिए माइनस चिन्ह का उपयोग करते हैं, इन्हें माइनस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। तो ग्लूकोज दक्षिण घूर्णक पदार्थ होने के कारण इसे डी ग्लूकोज या डी प्लस ग्लूकोज भी कहा जाता है या लिखा जाता है। ग्लूकोज में आप लोग एक चीज और याद रखना कि ग्लूकोज का एक समावयवी यौगिक भी होता है और इसे डी मैनोस कहते हैं। डी मैनोस डी ग्लूकोज का या ग्लूकोज का समावयवी यौगिक होता है। ग्लूकोज की संरचना में थोड़ा सा परिवर्तन करने पर
हमें एक दूसरा कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है जिसे डी मैनोज कहते हैं। चूंकि ये ग्लूकोज की संरचना में परिवर्तन करने से प्राप्त होता है, इसीलिए और इसका विन्यास ग्लूकोज के समान होता है, इसलिए इसे ग्लूकोज का समावयवी यौगिक कहते हैं। क्या नाम है इसका? डी मैनोज। इसके बाद हम आप लोगों को फ्रक्टोज के बारे में बताएंगे और फ्रक्टोज की संरचना बताएंगे। लेकिन एक चीज यहाँ देख ले कि फ्रक्टोज का अणु सूत्र कितना होता है? C6H12O6, यानी फ्रक्टोज में भी 6 कार्बन परमाणु, 12 हाइड्रोजन परमाणु और 6 ऑक्सीजन परमाणु होते हैं। लेकिन फ्रक्टोज की संरचना ग्लूकोज से अलग होती है। तो फ्रक्टोज ग्लूकोज की संरचना में क्या अंतर होता है, हम आप थोड़ा यही देख लें। क्यों? क्योंकि फ्रक्टोज की संरचना ग्लूकोज के समान होती है, थोड़ा अंतर होता है। तो ग्लूकोज की संरचना में ही देख लें कि फ्रक्टोज की संरचना और ग्लूकोज की संरचना में कितना अंतर होता है और इनमें क्या समानताएं होती हैं। तथा फ्रक्टोज का संरचना सूत्र अलग होता है। उसमें क्या होता है? उसका संरचना सूत्र होता है CH2OH का होल 3, होल 4 नहीं, होल 3, और उसमें होता है CHO, एल्डिहाइड समूह के स्थान पर कीटोन CO समूह, यानी CH2OH का होल 3 CO, और फिर होता है CH2OH, और अर्थात उसमें अंत में भी CH2OH का अणु होता है। उसमें 2 CH2OH के अणु होते हैं। तथा उसकी संरचना की बात की जाए तो फ्रक्टोज की संरचना को भी इसी प्रकार 2 रूपों में प्रदर्शित किया जा सकता है, फर्स्ट रूप और सेकंड रूप। तथा उसमें समानता क्या होती है? तो उसमें 1 2 ऊपर के 2 कार्बन परमाणु को छोड़कर नीचे के चारों, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, इन चारों कार्बन परमाणु की स्थितियां, इनसे जुड़े समूह और उन समूहों का विन्यास समान होता है। केवल उसकी संरचना में ऊपर के पहले और दूसरे कार्बन परमाणु की स्थिति तथा इनसे जुड़े परमाणु और उनका विन्यास अलग होता है। इस रूप में भी ये पहला वाला कार्बन परमाणु और दूसरा, इन दोनों में बस अंतर होता है इनकी संरचना में, या इन दोनों में बस अंतर होता है इनकी स्थितियां में। तीसरा, इसे भी नंबरिंग दे दें तो तीसरे, चौथे, पांचवें और छठवें कार्बन परमाणु की स्थिति सेम होती है। क्या अंतर होता है? उसमें सबसे ऊपर पहले कार्बन परमाणु में CHO के स्थान पर CH2OH का अणु पाया जाता है, तथा दूसरे कार्बन में दूसरी स्थिति में जहां ग्लूकोज में CHOH का अणु होता है, इसके स्थान पे CO कीटोन समूह पाया जाता है। उसी प्रकार यहाँ भी क्या कर दें, यहाँ होगा CH2OH और इसके स्थान पे इसका अणु होगा, तो उसमें इसके स्थान पर कीटोन CO का अणु होगा, और ये हो गई फ्रक्टोज की संरचना। CH2OH, CO, HOCH, HCOH, HCOH, CH2OH, और यही हो गया फ्रक्टोज का संरचना सूत्र। संरचना सूत्र क्या लिखोगे? CH2OH, चाहे CO को पहले लिख दो और चाहे इनके बाद लिख दो। पहले लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? CO, और फिर लिखा जाएगा CHOH होल 3। कितने CHOH हैं? इसमें 4 होते हैं और फ्रक्टोज में 3 होते हैं, और अंत में आएगा CH2OH। तो ये फ्रक्टोज की संरचना और ग्लूकोज की संरचना में क्या अंतर था और क्या समानता थी। इस प्रकार हमने ग्लूकोज की संरचना से ही दोनों की संरचना देख ली कि दोनों की संरचना कैसी होती है। इसके बाद हम आप लोगों को फ्रक्टोज की संरचना अलग से भी बताएंगे। तो ये थी ग्लूकोज की पहली संरचना, ओपन चेन स्ट्रक्चर। अब देखते हैं ग्लूकोज की दूसरी संरचना, पाइरेरोज संरचना। तो ग्लूकोज की दूसरी संरचना है पाइरेनोज संरचना, तथा हम आप लोगों को ग्लूकोज की पाइरेनोज संरचना बताने से पहले ये बता दें कि ये पाइरेनोज संरचना होती क्या है। हमें पढ़ना है ग्लूकोज की पाइरेनोज संरचना, लेकिन ये किसी भी अणु या पदार्थ की पाइरेनोज संरचना से तात्पर्य क्या है ना। पहले पाइरेनोज संरचना देख लें, फिर देख लेंगे ग्लूकोज की पाइरेनोज संरचना।
तो पायरेनोस संरचना का तात्पर्य है जब किसी अणु या पदार्थ की संरचना को पायरेनोस वलय के रूप में प्रदर्शित किया जाता है तो उसकी इस संरचना को पायरेनोस संरचना कहते हैं। यानी किसी अणु या पदार्थ की संरचना को पायरेनोस वलय के रूप में प्रदर्शित करना। अब ये पायरेनोस वलय क्या होता है? क्या पायरेनोस वलय क्या होता है? तो पायरेनोस वलय के कॉन्सेप्ट, यदि पायरेनोस वलय के कॉन्सेप्ट अवधारणा को हम बेंजीन वलय से समझें तो बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगी। क्यों? क्योंकि अधिकांशतः आप लोग बेंजीन वलय के बारे में जानते होंगे तथा इसे कक्षा 11वीं 12वीं से पढ़ना प्रारंभ कर देते हैं। और यदि आप बेंजीन वलय के बारे में नहीं जानते तो हम आप लोगों को इसके बारे में अभी बहुत कुछ बताएंगे। बेंजीन वलय क्या होती है? तो इसकी परिभाषा देखी जाए तो 6 सदस्यीय हाइड्रोकार्बन युक्त वलय को बेंजीन वलय कहते हैं। अर्थात 6 सदस्यीय का तात्पर्य है कि बेंजीन में 6 स्थितियां होती हैं और इन 6 स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में एक CH का अणु जुड़ा होता है। ये 6 स्थिति कौन होती है? एक पहली स्थिति, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं। तथा इससे जब प्रत्येक स्थिति में एक CH का अणु जुड़ा होता है तो बेंजीन का सूत्र हो जाता है C6H6। तथा बेंजीन वलय में एकांतर क्रम में सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड पाए जाते हैं तथा प्रत्येक 6 कारण परमाणु से एक सिंगल बॉन्ड जुड़ा होता है और इन 6 कारण परमाणु के मध्य 3 डबल बॉन्ड पाए जाते हैं तथा ये डबल बॉन्ड किसी भी कारण परमाणु पर हो सकते हैं। अर्थात ये 6 कारण परमाणु के मध्य विस्थानीकृत होते रहते हैं, जिससे बेंजीन वलय में इन द्विबंधों की स्थिति को प्रदर्शित करने के लिए इसके अंदर एक रिंग गोला बना दिया जाता है। तो ये होती है बेंजीन वलय। ये बेंजीन का सूत्र, चूंकि C6H बेंजीन का सूत्र होता है तो इस वलय को बेंजीन वलय भी कहते हैं। बेंजीन वलय में बेंजीन एक यौगिक है जिसका सूत्र C6H6 होता है। तब वलय का तात्पर्य है चक्रीय संरचना। इसकी बेंजीन की संरचना चक्रीय होने के कारण इसे बेंजीन वलय भी कहते हैं। तो ये पायरेनोस वलय क्या है? यदि बेंजीन वलय में कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा ऑक्सीजन परमाणु भी उपस्थित हो तो फिर इस बेंजीन वलय को पायरेनोस वलय कहते हैं। तो क्या होगी इसकी परिभाषा पायरेनोस वलय की? ऑक्सीजन युक्त 6 सदस्यीय वलय को पायरेनोस वलय कहते हैं। अर्थात इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा ऑक्सीजन परमाणु उपस्थित होता है तथा ये भी एक 6 सदस्यीय वलय होती है। अर्थात इसमें भी 6 स्थितियां होती हैं और उन 6 स्थितियों से कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन आदि जुड़े होते हैं। और पायरेनोस वलय को एमिलीन ऑक्साइड वलय भी कहते हैं, क्योंकि इस ऑक्सीजन के अलावा यह एमिलीन का सूत्र होता है, इसलिए इसे एमिलीन ऑक्साइड कहते हैं। तथा ये एमिलीन ऑक्साइड एक वलय बनाता है या वलय के रूप में होता है, इसलिए इसे एमिलीन ऑक्साइड वलय भी कहते हैं। तथा यदि आप लोगों को बेंजीन की अवधारणा, इसका कॉन्सेप्ट और इसके बारे में और भी जानकारियां जाननी है तो नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो हम बेंजीन टॉपिक पर एक अलग से वीडियो बना देंगे। तो हमने आप लोगों को बताया कि पायरेनोस संरचना क्या होती है, पायरेनोस वलय क्या होती है। अब देखें ग्लूकोज की पायरेनोस संरचना तथा हम आप लोगों को बेंजीन वलय से संबंधित एक जानकारी और बता दें कि बेंजीन संरचना में इन 6 स्थितियों में उपस्थित CH अणु को प्रदर्शित करना जरूरी नहीं होता। हम इन स्थितियों में CH अणु को प्रदर्शित भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। इन स्थितियों में यदि हम CH का अणु ना लिखें, प्रदर्शित ना करें तो यहाँ प्रत्येक स्थिति में CH का अणु माना जाता है, यानी 6 कार्बन परमाणु और 6 हाइड्रोजन परमाणु।
अब यदि ग्लूकोज की पायरिनोड संरचना देखें तो ग्लूकोज की पायरिनोड संरचना दो रूपों में होती है। पहला रूप फर्स्ट ये और दूसरा रूप सेकंड ये वाला। इसकी परिभाषा क्या बताई हमने अभी आप लोगों को, ऑक्सीजन युक्त 6 सदस्यीय वलय। यहाँ 6 सदस्यीय का मतलब है कि इसमें भी 6 कार्बन परमाणु होते हैं तथा इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा एक स्थिति में ऑक्सीजन परमाणु भी उपस्थित होता है। यदि हम देखें तो इसकी 6 स्थितियां, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठवीं तथा 6 कार्बन परमाणु। और यदि 6 कार्बन परमाणु गिने तो हर स्थिति में यहाँ कार्बन परमाणु प्रदर्शित करना जरूरी नहीं है तथा यदि हम कार्बन परमाणु प्रदर्शित न करें तो यहाँ कार्बन परमाणु माना जाता है। तो पहला कार्बन परमाणु, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां ये वाला। क्योंकि ये कार्बन परमाणु वलय से अलग तथा ये कार्बन परमाणु वलय की स्थिति से अलग है, अर्थात वलय की स्थिति में, अर्थात वलय की इन 6 स्थितियों में उपस्थित नहीं है, तो इसे प्रदर्शित करना जरूरी होगा तथा इसमें यहाँ पर एक ऑक्सीजन परमाणु जुड़ा होता है। तो ये क्या हो गई, ऑक्सीजन युक्त 6 सदस्यीय वलय, जिसे बोलते हैं पायरेनोस वलय और इस संरचना को कहते हैं पायरेनोस संरचना। तथा यदि इस संरचना में ग्लूकोज के संरचना सूत्र की पुष्टि करें तो ग्लूकोज का संरचना सूत्र कितना होता है, CH2OH, CHOH का होल 4 CHO। तो देखें, पहले देखें CHOH 4 होते इसमें 4 CHOH इकाइयां कहां पर हैं, तो यहां C माना जाता है। तो CHOH पहली, CHOH दूसरी, CHOH तीसरी, CHOH चौथी। तो ये हो गई 4 CHOH इकाइयां। अब CH2OH का अणु, ये हो गया CHOH का अणु। अब क्या बचा इसमें, एल्डिहाइड समूह। तो एल्डिहाइड समूह के लिए ये यहाँ पे कार्बन परमाणु 5वीं स्थिति में और C ये H इससे जुड़ा O, ये हो गया CHO का अणु। अर्थात ग्लूकोज की इस पायरेनोस संरचना में ग्लूकोज के संरचना सूत्र की पुष्टि होती है और हमने आप लोगों को इसकी संरचना में उपस्थित सभी परमाणु और समूह गिना दिए। तथा बेंजीन की जो 2 पायरेनोस संरचना होती हैं उनमें दोनों में अंतर क्या है, तो पहले का नाम होता है, पहले को बोलते हैं अल्फा डी ग्लूको पायरेनोस और इसे सिस रूप भी बोलते हैं। दूसरे को कहते हैं बीटा डी ग्लूको पायरेनोस और इसे ट्रांस रूप भी बोलते हैं। अल्फा क्यों, पहली संरचना को अल्फा नाम दिया गया, दूसरी को बीटा नाम दिया गया। डी क्योंकि ये घूर्णक पदार्थ होता है, अर्थात प्रकाश की तंत्र घुमा देता है। ग्लूको पायरेनोस, ग्लूकोज की पायरेनोस संरचना है तो नाम हो गया इसका ग्लूको पायरेनोस। अब बचा सिस रूप और ट्रांस रूप क्यों देते हैं हम, तो ये सिस और ट्रांस रूप क्या होते हैं, जब किसी अणु की संरचना में उससे जुड़े हुए समान समूह एक ही ओर होते हैं तो उस अणु की उस संरचना को सिस रूप कहते हैं। कौन सा रूप कहते हैं, सिस रूप कहते हैं। और जब किसी अणु की संरचना में जुड़े समान समूह एक ही ओर ना होकर विपरीत ओर होते हैं तो उस अणु की उस संरचना को ट्रांस रूप कहते हैं। तो इस प्रकार सिस और ट्रांस क्या होते हैं, 2 समावेशी होते हैं जो एक ही अणु की संरचना में उससे जुड़े समूहों की स्थिति में थोड़ा सा परिवर्तन करने पर बनते हैं। इसे सिस रूप क्यों कहा गया, इसमें समान समूह लिए जाते हैं, ये वाला हाइड्रोजन परमाणु दोनों ओर के और ये वाले OH समूह। इसमें OH समूह दोनों, इसमें दोनों OH समूह एक ही ओर नीचे की ओर होते हैं या दोनों हाइड्रोजन समूह एक ही ओर ऊपर की ओर होते हैं तो इस रूप को सिस रूप कहते हैं या सिस रूप नाम दिया गया। अब इन दोनों संरचनाओं में अंतर क्या है, तो अभी हमने इन दोनों के नाम के बारे में बताया कि नाम सेम होते हैं, केवल इसे अल्फा और बीटा नाम दिया गया, इसे सिस रूप कहते हैं, इसे ट्रांस रूप कहते हैं। संरचना में तो थोड़ा अंतर हुआ, तभी तो ये 2 अलग अलग संरचनाएं हैं। तो यदि देखा जाए इस संरचना में
तो इसमें केवल पहली स्थिति में जो HOH जुड़ा है पहली वाली में, तो दूसरी संरचना में H के स्थान पर OH और OH के स्थान पर H होता है। अर्थात इसमें H ऊपर अर्थात इसमें H ऊपर और OH नीचे होता है, जबकि बीटा रूप में OH ऊपर की ओर और H नीचे की ओर उपस्थित होता है। दूसरी स्थिति में इसमें भी HOH, यहाँ भी HOH, तीसरी में इसमें भी OH, इसमें भी OH, चौथी में HOH, चौथी में HOH, पांचवी में CH2OH, छठवें में यहाँ नीचे H, AH, ये ऑक्सीजन। अर्थात केवल पहली स्थिति में यदि हम पहली स्थिति में जुड़े हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सी समूह की स्थितियों में परिवर्तन कर दें तो हमें बीटा रूप प्राप्त हो जाता है। तथा चूंकि इस रूप में पहली और चौथी स्थिति से जुड़े H और OH को देखा जाए तो इसमें समान OH समूह एक की ओर न होकर विपरीत ओर होते हैं। चौथी स्थिति में नीचे की ओर तो पहली स्थिति में ऊपर की ओर, तथा इससे जुड़े समान हाइड्रोजन समूह भी एक ही ओर न होकर विपरीत ओर होते हैं। इसलिए इस रूप को ट्रांस रूप कहते हैं। शेष जब समान समूह एक ही ओर हो तथा जब समान समूह विपरीत ओर जुड़े होते तो उसे ट्रांस रूप कहते हैं। तो ये थी ग्लूकोज की पायरेनोस संरचना। हमने इसकी संरचना बताई, इसकी संरचना किससे बनती है? पायरेनोस वलय से। तो पायरेनोस वलय की अवधारणा को बेंजीन वलय की अवधारणा के आधार पर बताया, क्योंकि पायरेनोस वलय बेंजीन वलय के समान होती है, तथा ग्लूकोज की दोनों पायरेनोस संरचना को एक्सप्लेन किया और इसकी स्थितियों को भी एक्सप्लेन किया। तो ये थी ग्लूकोज की दूसरी संरचना, पायरेनोस संरचना। हम आप लोगों को एक चीज और बता दें कि पेपरों में ये संरचना यानी पायरेनोस संरचना कम पूछी जाती है, कि पहली ओपन चेन स्ट्रक्चर ज्यादा पूछी जाती है। लेकिन पेपरों में इस संरचना को भी पूछ लिया जाता है, तब इसके दोनों रूप बनाना जरूरी है। तथा आप देखते हैं ग्लूकोज से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो ग्लूकोज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखें तो इनमें से पहला तथ्य है कि ग्लूकोज सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट होता है, अर्थात ये अपने सरलतम रूप में पाया जाता है। सरलतम में तो फ्रक्टोज भी होता है, ये सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज को माना गया है। दूसरा, सजीवों में कोशिकाओं को ऊर्जा मुख्य रूप से ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। हमने बताया था सजीवों का शरीर तो प्रोटीन से बना होता है, लेकिन सजीवों को जो ऊर्जा होती है वो कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। वस्तुएं तो निर्जीव भी होती हैं, लेकिन सजीवों और निर्जीवों में क्या अंतर है? सजीवों में कार्य करने की क्षमता और ऊर्जा पाई जाती है, यानी शक्ति पाई जाती है, और सजीवों को ये शक्ति कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। तब सजीवों में कोशिकाओं को जो शक्ति होती है वो मुख्य रूप से ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। पेपर में ये सारे तथ्य बहुत पूछ लिए जाते हैं। तीसरा पॉइंट है कि कुछ कार्बोहाइड्रेट जैसे सेलुलोज, सेलुलोबायोज तथा माल्टोज ग्लूकोज से बने होते हैं। चौथा पॉइंट है, ये वेरी मोस्ट पेपरों में बहुत ज्यादा पूछ लिया जाता है कि पेड़ पौधों में भोजन किस कार्बोहाइड्रेट के रूप में संचित होता है? तो आंसर है ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट। हम जानते हैं पेड़ पौधे सजीव होते हैं और पेड़ पौधों में पत्तियां प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाती हैं, अर्थात पत्तियां जब प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनाती हैं तो ये भोजन पेड़ पौधों में ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट के रूप में संचित रहता है। तो ये थे ग्लूकोज टॉपिक के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। हमने आप लोगों को ग्लूकोज के टॉपिक में इसकी कुछ डीपली जानकारी, इसके मुख्य और अन्य नाम, इसके गुण, इसके प्राप्तीय स्रोत,
इसकी प्राप्ति के स्रोत, इसकी दोनों प्रकार की संरचनाएं और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बताए। और इन तथ्यों के बारे में जानना बहुत जरूरी है क्योंकि पेपर में इनसे अधिकांशतः ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना लेते हैं। ये था हमारा पहला ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट, तथा हम आप लोगों को अन्य कार्बोहाइड्रेटों जैसे फ्रक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज आदि के बारे में अलग अलग वीडियो में बताएंगे, क्योंकि यदि एक ही वीडियो में इन सभी कार्बोहाइड्रेटों के बारे में पढ़ेंगे तो कंफ्यूजन हो सकती है। इसके बाद हम आप लोगों को अगली वीडियो में फ्रक्टोज कार्बोहाइड्रेट के बारे में बताएंगे। किसके बारे में? फ्रक्टोज कार्बोहाइड्रेट के बारे में बताएंगे। इसका अणुसूत्र, इसके मुख्य व अन्य नाम, इसके प्राप्ति स्रोत, गुण, इसकी संरचनाएं और इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट बताएंगे। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों को इसका फायदा मिल सके। और यदि अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और नीचे के बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि इन सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को प्राप्त हो जाए। तथा इस वीडियो में भी हम आप लोगों को इस वीडियो से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे तथा इन क्वेश्चनों को करने से पहले आप ग्लूकोज टॉपिक की इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लीजिए ताकि ये क्वेश्चन आप लोगों से बन जाए। अब देखते हैं इस वीडियो से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है कि ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट होता है, अर्थात ग्लूकोज कैसा कार्बोहाइड्रेट होता है? ए मोनोसेकेराइड, बी डाइसेकेराइड, सी पॉलीसेकेराइड या डी इनमें से कोई नहीं। आप लोग वीडियो को पॉज करके इन सारे क्वेश्चनों के आंसर गेसिंग कीजिए और अंत में देखिए कि आप लोगों के कितने आंसर सही हैं। तथा इन क्वेश्चनों को कराने के साथ साथ हम इनके ऑप्शनों को भी एक्सप्लेन करते जाएंगे कि इनके ऑप्शन से और कितने क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तथा हर एक क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आप लोगों को करने के लिए देंगे जिसका आंसर आप लोगों को नीचे कमेंट करके बताना है। ये क्वेश्चन कार्बोहाइड्रेट टॉपिक ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड होगा। तो पहला क्वेश्चन है ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट होता है कैसा? ए मोनोसेकेराइड, बी डाइसेकेराइड, सी पॉलीसेकेराइड या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है? ए मोनोसेकेराइड। तथा हमने आप लोगों को कार्बोहाइड्रेट टॉपिक के पार्ट दूसरे में बताया था कार्बोहाइड्रेट के क्लासिफिकेशन में कि मोनोसेकेराइड मुख्य रूप से 2 होते हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज होते हैं। तथा इनमें जो मोनो शब्द होता है कि मोनो का अर्थ कितना होता है? एक, अर्थात मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट के एक अणु से मिलकर बने होते हैं या फिर अर्थात मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट के एक अणु से बने होते हैं जिससे ना तो इनका जल अपघटन किया जा सकता है और ना ही इन्हें और आगे विभाजित किया जा सकता है। तथा इस क्वेश्चन में आप लोगों के लिए करने के लिए क्वेश्चन है कि जब हमने आप लोगों को कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन बताया था पार्ट दूसरे में, तो हमने आप लोगों को डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड इन्हें एक्सप्लेन किया था और इनके एग्जाम्पल बताए थे बहुत सारे। तो आप लोगों को एक डाइसेकेराइड का एग्जाम्पल और एक पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल नीचे कमेंट करके बताना है कि इनकी एक एग्जाम्पल बताना है। और हमने आप लोगों को बहुत सारे एग्जाम्पल बताए थे। दूसरा क्वेश्चन है ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट के अन्य नाम होते हैं। ए द्रास शर्करा व डेस्ट्रोस, बी द्रास शर्करा व लेबुलोज, सी फल शर्करा व डेस्ट्रोस या डी ये सभी। हमने जब ग्लूकोज के नाम बताए थे तो बताया था ग्लूकोज क्या होता है, इसका मुख्य नाम होता है तथा इसके अलावा भी इसके कुछ अन्य नाम होते जो हमने बताए थे। तो वो अन्य नाम क्या होते हैं? तो इसका आंसर है ए द्रास शर्करा व डेस्ट्रोस।
तथा ये हमारी कार्बोहाइड्रेट टॉपिक की पार्ट तीसरी की पहली वीडियो है, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट। इसकी दूसरी वीडियो में हम आप लोगों को फ्रक्टोज कार्बोहाइड्रेट के बारे में बताएंगे। हम पार्ट तीसरे में आप लोगों को बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज के बारे में बताने वाले हैं तथा हर एक वीडियो में एक कार्बोहाइड्रेट को एक्सप्लेन करेंगे। यानी हम इन सारे कार्बोहाइड्रेट को अलग अलग एक एक वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। ये हमारी पार्ट तीसरी की पहली वीडियो थी जिसमें हमने ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट के बारे में बताया। अगले में हम फ्रक्टोज कार्बोहाइड्रेट के बारे में बताएंगे। तो इसके ऑप्शन में जो फल शर्करा और लेबुलोज शब्द आए हैं ये किसके अन्य नाम होते हैं? फ्रक्टोज के। फ्रक्टोज का मुख्य नाम फ्रक्टोज हो गया तथा इसके अन्य नाम होते हैं फल शर्करा और लेबुलोज इसके अन्य नाम होते हैं, है ना। इसीलिए हमने आप लोगों को यही बता दिया और आगे जब फ्रक्टोज कार्बोहाइड्रेट पढ़ाएंगे तो वहाँ बता देंगे। इस क्वेश्चन में आप लोगों के लिए करने के लिए क्वेश्चन है, जब हमने ग्लूकोज के अन्य नाम बताए थे कि इसके अन्य नाम क्या होते हैं? द्रास शर्करा व डेस्ट्रो। तो हमने इसका रीजन बताया था कि ग्लूकोज को द्रास शर्करा और लेबुलोज क्यों कहते हैं। तो आप लोगों को इसका रीजन नीचे कमेंट करके बताना है कि ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट को द्रास शर्करा कहते हैं और डेस्कोर भी कहते हैं, तो इसका रीजन क्या है। तीसरा क्वेश्चन है, ग्लूकोज का संरचना सूत्र होता है ए CH2OH, CHOS का होल 4 CHO, B CH2OH, CHOS का होल 3 CHO, C CH2OH, CHOH का होल 4 CH2OH या D इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या है? A CH2OH, CHOS का होल 4 CHO। तो इसमें कंफ्यूज ना होना, ये 2 और 4 नीचे परमाणुकता लिखी हैं, है ना, इन्हें ऐसे लिखा जाएगा। या टाइप करने में 2 और 4 ऐसा आया है, टाइप करने में ऐसा आया है। तो ये क्या लिखा जाएगा? ये 2 और 4 क्या है? परमाणुकताएं जो नीचे इस प्रकार लिखी जाएंगी। तो इसका आंसर क्या है? ए सही है। तथा इस क्वेश्चन में आप लोगों के लिए करने के लिए क्वेश्चन है, जब हमने ग्लूकोज की संरचना एक्सप्लेन की थी तो हमने बताए थे इसकी संरचना से कंपटीशन एग्जामों में तथा अन्य क्लासों के पेपरों में जिनमें हम ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट ये कार्बोहाइड्रेट का कवर पढ़ते हैं, कौन कौन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना लिए जाते हैं। तब हमने बताए थे ग्लूकोज की संरचना में कितने OH समूह या हाइड्रोक्सी समूह पाए जाते हैं। OH को हाइड्रोक्सी समूह बोलते हैं, OH को हाइड्रोक्सी समूह कहते हैं। तो आप लोगों को नीचे कमेंट करके बताना है कि ग्लूकोज की संरचना में कितने OH समूह या हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित होते हैं। चौथा क्वेश्चन है, ग्लूकोज को D+ ग्लूकोज कहते हैं क्योंकि यह क्या होता है? नंबर 1 वाम ध्रुवण घूर्णक होता है, B दक्षिण ध्रुवण घूर्णक होता है, C दोनों वाम और दक्षिण दोनों होता है या D इनमें से कोई नहीं। तो क्या पूछ रहा वो कि ग्लूकोज को D+ ग्लूकोज कहते हैं या लिखते हैं, तो D+ क्यों कहते हैं? तो रीजन हम बताया था क्या है, क्योंकि ये दक्षिण ध्रुवण घूर्णक होता है, अर्थात साधारण प्रकाश के तल को दाईं ओर घुमा देता है। तथा घूर्णक पदार्थ, जो घूर्णक पदार्थ होते हैं उन्हें क्या, उन्हें D श्रेणी के सदस्य बोलते हैं, स्मॉल d या कैपिटल D, और D से डिनोट करते हैं। जो अघूर्णक होते हैं उन्हें क्या करते हैं, L श्रेणी के सदस्य बोलते हैं और उसे स्मॉल l या कैपिटल L से डिनोट करते हैं। और इसे घूर्णक और अघूर्णक की डिनोट करने की पद्धति नामकरण की LD पद्धति कहलाती है, या स्मॉल लें चाहे कैपिटल ले लें। और इसमें जब फ्रक्टोज के बारे में हम आप बताएंगे, फ्रक्टोज कैसा होता है, वाम ध्रुवण घूर्णक होता है। तथा जब हमने दक्षिण ध्रुवण घूर्णक का रीजन बताया था कि दक्षिण ध्रुवण घूर्णक को D+ से शो करते हैं, तो हमने आप लोगों को बताया था वाम ध्रुवण घूर्णक पदार्थों को किससे शो करते हैं। तो इस क्वेश्चन में आप लोगों के लिए करने के लिए क्वेश्चन है कि आप लोगों को बताना है वाम ध्रुवण घूर्णक पदार्थों को किस प्रकार लिखा जाता है या किस प्रकार शो किया जाता है ना। जैसे दक्षिण ध्रुवण घूर्णक पदार्थों D+ ग्लूकोज लिखेंगे, D+ लिखेंगे, तो वाम घूर्णक को क्या लिखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज की संरचना में समानता होती है, अर्थात इनकी संरचना समान होती है। तो क्या समानताएं होती हैं? ए दोनों की संरचनाएं पूरी समान होती हैं, B C1 कार्बन की स्थिति भिन्न तथा शेष संरचना समान होती है, C C1 व C2 कार्बन की स्थिति भिन्न तथा शेष संरचना समान होती है, या D इनमें कोई समानता नहीं होती। आंसर क्या है, C C1 व C2 कार्बन की स्थिति भिन्न तथा शेष कार्बन कितने बचेंगे, शेष संरचना में 6 कार्बन होते हैं
तो शेष कौन, C3, C4, C5, C6, इन चारों कार्बन की स्थिति सेम होती है। अंतर होता है C1 और C2 कार्बन की स्थिति में। दोनों के अणु सूत्र समान होते हैं C6H12O6, जिसमें पहले और दूसरे कार्बन की स्थिति भिन्न और शेष चारों कार्बन की स्थिति सेम होती हैं। तथा जब हमने ग्लूकोज की संरचना बताई थी तो आप लोगों को फ्रक्टोज की संरचना बताई थी और फ्रक्टोज का संरचना सूत्र बताया था। तो इस क्वेश्चन में आप लोगों के लिए करने क्वेश्चन है कि आप लोगों को नीचे फ्रक्टोज का संरचना सूत्र बताना है। जहां हमने फ्रक्टोज क्योंकि दोनों की संरचना में समानता होती है, कुछ समानता होती है, जब ग्लूकोज की संरचना एक्सप्लेन की थी तो वहीं नीचे फ्रक्टोज की संरचना भी एक्सप्लेन की थी। तो आप लोगों को फ्रक्टोज का संरचना सूत्र नीचे कमेंट करके बताना है। इसका छठवां क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन कि ग्लूकोज की पायरेनोज संरचना 6 सदस्यीय होती है। तो इसका रीजन अर्थात इसमें इसे 6 सदस्यीय कहते हैं। तो 6 सदस्यीय क्यों कहते हैं? ए, इसमें 6 कार्बन परमाणु होते हैं। बी, वलय में जोड़ने के लिए 6 स्थितियां होती हैं। सी, 6 ऑक्सीजन परमाणु होते हैं। या डी, इनमें से कोई नहीं। तो ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट है, वेरी मोस्ट। इसमें बहुत लोग कन्फ्यूजन होते हैं, सब लोग 6 कार्बन परमाणु टिक कर देते हैं, जबकि गलत है। इसका आंसर बी सही है, वलय में जोड़ने के लिए 6 स्थितियां होती हैं। 6 सदस्य क्या होते हैं? जैसे हम कार्बन परिवार, नाइट्रोजन परिवार पढ़ते हैं तो सदस्य होते हैं। तो पायरेनोज वलय बेंजीन वलय के समान होती है। तो पायरेनोज संरचना या पायरेनोज वलय सदस्य कौन होंगे? जो उससे जुड़े हों। और हम बेंजीन वलय से ले लें तो बेंजीन वलय में जो अणु परमाणु समूह कहाँ जुड़े होते हैं? इन 6 स्थितियों में जुड़े होते हैं। कोई भी अणु परमाणु समूह यहाँ जुड़ा नहीं होता। इन स्थितियों में कहाँ जुड़ा होता है? वो यहाँ जुड़ा होता है। तो जब यहाँ जुड़ा होता है, जब यहाँ जुड़ेगा तो जब वलय से जुड़ेगा तो वलय का सदस्य कहलाएगा। और कहाँ जुड़ा होता है? इन 6 स्थितियों में। तो उसमें 6 सदस्य क्यों होते हैं? क्योंकि उससे विभिन्न अणु परमाणु समूह के जोड़ने के लिए 6 स्थितियां होती हैं। उससे 6 स्थितियों से भिन्न अणु परमाणु समूह जुड़ सकते हैं। और पायरेनोज वलय कैसी होती है कि बेंजीन वलय समान होती है, केवल वो क्या होती है, लेटी हुई बनाते हैं क्षैतिज रूप में। ये पायरेनोज वलय हुई। तो इसमें क्या होती है? जोड़ने के लिए 6 स्थितियां होती हैं, यहाँ जुड़ सकते हैं। इस क्वेश्चन में आप लोगों के करने क्वेश्चन है कि पायरेनोज वलय क्या होती है? 6 सदस्यीय होती है। तो पायरेनोज वलय में जो 6 सदस्य होते हैं अर्थात 6 अणु परमाणु समूह जो उससे जुड़े होते हैं वो कौन होते हैं? आप लोगों को नीचे कमेंट करके बताना है कि पायरेनोज वलयों से जो इन 6 स्थितियों में उससे अणु परमाणु के समूह जुड़ते हैं तो इसमें कौन कौन परमाणु जुड़े होते हैं, है ना। ये इसका आंसर, इस क्वेश्चन जो हमने आप लोग करने के दिया, इसका आंसर नीचे कमेंट करके आप लोगों को बताना है। तो ये थे इस टॉपिक के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तथा यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद हम आप लोगों से मिलते हैं कार्बोहाइड्रेट टॉपिक के पार्ट 3 की दूसरी वीडियो में, जिसमें हम आप लोगों को फ्रक्टोज कार्बोहाइड्रेट के बारे में बताएंगे। तथा यदि अभी तक आप लोगों ने कार्बोहाइड्रेट टॉपिक का पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा तो उसे देख लें, ताकि आप लोगों का कार्बोहाइड्रेट टॉपिक पूरी तरह क्लियर हो जाए। और इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।